नमस्कार। कई राज्यों के चुनाव करीब हैं और हर जगह रेवड़ियों की बरसात जारी है। जन कल्याण योजनाओं के नाम पर तरह तरह की घोषणाएं की जा रही हैं। साथ ही ये बहस भी चल रही है कि जिन्हें हम मुफ्त की रेवड़ी कह रहे हैं वे जन कल्याण की जरूरी योजना क्यों नहीं कही जा सकती। क्या हर किसी को पेट भरने का, खाने का, बुढ़ापे की सुरक्षा का हक नहीं है? ये बहस चल ही रही है कि अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट भी बता रही है कि इस तरह की मुफ्त घोषणाएं राज्यों की अर्थव्यवस्था के लिए एक तरह का टाइम बम है। कई राज्य इन दिनों पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन एसबीआई की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कई राज्य जितनी कमाई नहीं कर रहे उसके दोगुने से ज्यादा उनके यहाँ पेंशन देने का ऐलान कर दिया गया है। रिपोर्ट में 3 राज्यों झारखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया गया है, जहां इसका बोझ 3 लाख करोड़ रुपए से ऊपर है। आपको बता दें कि सबसे पहले राजस्थान ने इसकी घोषणा की थी, फिर छत्तीसगढ़ में यही हुआ और अब झारखंड में भी इसका ऐलान कर दिया गया है कि ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन सिस्टम उस पर वापस जाएंगे। यह रकम इन राज्यों की कमाई से करीब 200% ज्यादा है, यानी झारखंड में 217%, राजस्थान में 190% और छत्तीसगढ़ में 207% अधिक है। अगर हिमाचल में भी पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कर दी जाती है, क्योंकि कांग्रेस ने वहां पर यह वादा किया है, तो वहां यह अनुपात 450% का हो जाएगा। एसबीआई की कमेटी का सुझाव है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दे। राज्य सरकारें अपनी जीडीपी या अपने कर संग्रह का केवल 1% ही ऐसी मुफ्त योजनाओं पर खर्च करें। यह सुझाव एसबीआई की ओर से दिया गया है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मुफ्त रेवड़ियों को लेकर लगातार सुनवाई चल रही है, इसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह इशारा भी किया है कि वो इन पर चर्चा करने के लिए एक समिति बना सकता है। तो एक नज़र में ये लगता है कि ये रिपोर्ट पुरानी पेंशन नीति के खिलाफ है, लेकिन दरअसल ये पूरी तरह से रेवड़ी संस्कृति के ही खिलाफ है। बेशक इस बात की ओर भी ध्यान जाता है कि एसबीआई ने जिन 3 राज्यों का उल्लेख किया वे गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, लेकिन इस राजनीतिक कोण को फिलहाल छोड़ दें, अर्थनीति के सवाल पर ही रहें। तो क्या पुरानी पेंशन नीति जो सुरक्षा देती थी उसकी तुलना आर्थिक संतुलन से की जा सकती है? लेकिन अगर ऐसा ना करें तो क्या ये एक टिक टिक करता टाइम बम नहीं होगा जो कभी भी राज्य सरकारों को लेकर के डूब सकता है? और आप जानते हैं कि जब श्रीलंका की हालत आई थी तब देश में यह बहस छिड़ी भी थी कि कई राज्यों की आर्थिक स्थिति श्रीलंका की तरह ही बदतर है। तो आज सच की पड़ताल में सवाल यह है कि एसबीआई ने सरकार को चेतावनी दी है कि मुफ्त घोषणाएं टाइम बम की तरह हैं। क्या कल्याणकारी योजनाओं से अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है? ये आज सच की पड़ताल में हमारा सवाल है। आप अपनी राय हमें भेज दें। आपके पास 3 विकल्प हैं, ए यानी हां, बी नहीं और सी कह नहीं सकते। तो इन पर अपनी राय जरूर भेजें और इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आकृति भाटिया अर्थशास्त्री हमारे साथ हैं, विजय सरदाना जी अर्थशास्त्री भी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले सरदाना जी आपके पास आना चाहूँगा। एसबीआई ने यह कहा है कि जो इस तरह की योजनाएं आ रही हैं जिनको कि रेवड़ी संस्कृति कहा जाता है, यानी आर्थिक मदद देने की, इन्हें एक तरह से टिक टिक करता हुआ टाइम बम बताया है जो कि राज्य सरकारों को लेकर डूब सकता है। और श्रीलंका का उदाहरण अभी हमारे सामने है। आपकी पहली प्रतिक्रिया इस रिपोर्ट पर? सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये बहुत चिंता की बात है। ये जो एसबीआई ने रिपोर्ट निकाली है उससे पहले एक आरबीआई की भी रिपोर्ट है, स्टेट फाइनेंसेस ऑफ स्टेट। उन्होंने सारे स्टेट गवर्नमेंट के बजट का एनालिसिस किया था। अगर आप उसको देखें तो स्थिति इतनी भयावह है कि जितना भी लोगों के पास ऑलरेडी लोन है उसको चुकाने के लिए भी ऑलमोस्ट 30 से 40-50% तक लोगों को जो कलेक्शन होता है रेवेन्यू का स्टेट गवर्नमेंट का, वो उस इंटरेस्ट कॉस्ट पे देना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली जो फ्रीबीज की हम बात कर रहे हैं, लॉलीपॉप्स की हम जो बात कर रहे हैं, इसके 2 सबसे बड़े खामियाजा जो समझ में आ रहा है, एक तरफ तो हम फ्रीबीज दे रहे हैं ये कह के कि स्टेट वेलफेयर का काम है, लेकिन जहां जहां पे भी आप दुनिया में देखेंगे, जिस जिस देश में भी स्टेट की तरफ से वेलफेयर स्कीम्स दी जाती हैं, वहां पे टैक्स रेट 40 से लेकर 55% है जी। तो एक तरफ हम लोग टैक्स नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि उसका भी पॉलिटिकली नेगेटिव प्रभाव होता है, और दूसरी तरफ हम फ्रीबीज बढ़ाते जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि स्टेट के पास रेवेन्यू नहीं है,
और रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा करने के लिए उनको लोन लेना पड़ रहा है। इसका मतलब कि हम एक धीरे धीरे डेट ट्रैप की तरफ जा रहे हैं, जिसका इंडिकेशन एसबीआई ने कहा है कि जो टिक टिक करते हुए स्थिति जा रही है वो डेट ट्रैप की तरफ जा रही है। और स्थिति ये होगी कि हमारे पास बेसिक्स को मेंटेन करने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। शायद लोन का जो ब्याज है उसको चुकाने के ही पैसे नहीं होंगे। ये भी हालत कुछ राज्यों में बनती हुई दिखाई दे रही है। आकृति जी, आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगा, क्या आप मानती हैं कि फ्रीबीज की जरूरत है? क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जो अपने खाने पीने का गुजारा नहीं कर सकते हैं। क्या उन्हें ये आर्थिक मदद नहीं देनी चाहिए? जिस तरह की राजनीति इसको लेकर के हो रही वो तो एक तरफ है, लेकिन जब एसबीआई ये कहता है, आरबीआई ये कहता है कि ये टिक टिक करते हुए टाइम बॉम्ब है और इन पर समय रहते हुए काबू पाना बहुत जरूरी है, तो क्या अब ये समय नहीं आ गया है कि जो सुझाव दिया गया कि जो राज्य की जीडीपी है, जो टैक्स कलेक्शन, उसका केवल 1% वो रेवड़ी के तौर पर दिया जाए? अखिलेश जी, पहले तो मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंस और डिसएग्रीमेंट है इन शब्दों से, जैसे कि टिक टिक करता बॉम्ब, रेवड़ी और लॉलीपॉप पॉलिटिक्स, क्योंकि ये दरअसल हमारे देश की निर्माण की एक नींव है। अगर हम अपने गरीब तबकों को या फिर जो असुरक्षित इतनी बड़ी जनता है उनको अगर सपोर्ट करते हैं इकोनॉमिकली, और उसका कारण बहुत स्पष्ट है कि हमें क्यों नहीं लगता कि जब एनपीएज इतने ज्यादा हो जाते हैं तो वो टिक 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 करते बॉम्ब है। जब कॉर्पोरेट लूट होती है और बैंकों को जो है एक तरह से लूटा जाता है और उसमें इतने सारे लोगों को बेल आउट किया जाता है, तब वो टिक टिक करते बॉम्ब नहीं होते हैं। लेकिन जब आप गरीबों के कल्याण की जब बात करते हैं तो वो अचानक से टिक टिक करते बॉम्ब हो जाते हैं। मैं 2-4 आंकड़े बस बताना चाहती हूँ, और बड़ी हैरानी की बात है कि ये हाल ही में दत्तात्रेय जी, जो कि जनरल सेक्रेटरी आरएसएस के हैं, उन्होंने चिंता ये बताई थी कि देश में सबसे बड़ी अभी जो गंभीर स्थिति है वो ये है कि आर्थिक स्तर पे बेरोजगारी और जो इनइक्वालिटी है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि एक इंटरनेशनल स्तर पे हम कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूटते जा रहे हैं। पेंशन और इस तरह की चीजों को हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमने पैसे कहीं फेंक दिए हैं, वो दरअसल देश के निर्माण के लिए ही काम आते हैं। जब इनकम को स्पेंड किया जाता है रूरल इकोनॉमीज में, जब ये पेंशन या फिर कैश ट्रांसफर्स या कोई स्कीम्स अगर है वो स्पेंड होती हैं, तो उससे इकोनॉमी और हमारी अर्थव्यवस्था का पहिया जो है वो आगे जाते हैं। लेकिन आकृति जी, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या आपके और हमारे जैसे लोग जो हैं, क्या हमें मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए? क्या हमें मुफ्त पानी मिलना चाहिए? क्या ये लॉलीपॉप नहीं है? चुनाव जीतने के लिए नहीं किए जाते हैं? और जहां तक गरीबों की बात है, तो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि जो गरीब जनता है देश की, उसकी भलाई के लिए कोई काम ना करे। तो उसको सब्सिडी मानना और एक तरफ मुफ्त की बिजली बांटना, मुफ्त का पानी बांटना, दोनों में क्या अंतर नहीं होना चाहिए? एक लकीर नहीं खींचनी होगी? बिल्कुल। एक तो उसमें यूनिट्स की कैप है कि एक मिडिल क्लास घर में जितनी बिजली यूज होती है, जितना पानी यूज होता है, वो ऑलरेडी 200 यूनिट के बियॉन्ड होता है, जिसमें फिर चार्जेस लगने स्टार्ट हो जाते हैं। और जो एक्चुअल उसके बेनिफिशियरीज हैं वो वही होते हैं जो छोटे घर होते हैं, जिनके पास हार्डली इतने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं और इतने आइटम्स होते हैं। दूसरा, ये पैसा आएगा कहाँ, ये बहुत मुश्किल नहीं है। और ये विजय जी ने भी बोला कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का जो सवाल है, कॉर्पोरेट टैक्स को बढ़ाने में हमें बहुत दिक्कत हो जाती है। सुपर रिच टैक्स जब आता था, लगा था, वो निर्मला जी ने ही इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन जो लॉबी है वो तुरंत उसको वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया गया। इनहेरिटेंस टैक्स जैसी कई सारी चीजें जो यहाँ पे 31 लाख करोड़ की कमी की बात हो रही है, वो दरअसल उस बहुत बड़े स्तर पे कैलकुलेशंस किए गए हैं कि वहां से भरपाई हो सकती है। तो वो वाली पॉलिटिक्स को हम सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन आकृति जी, हमने ये भी देखा कि पंजाब की अगर आप बात करें तो वहां पर पहली बार ऐसा हुआ है सरकार बनने के बाद कि तनख्वाह देने में देरी हुई, क्योंकि बताया गया कि जो खजाना है उस पर बोझ है। और साथ ही साथ दिल्ली में भी कुछ कॉलेजेस की खबर आई थी कि वहां पर भी जो है तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। तो आखिरकार जाकर तो ये खजाने पर बोझ पड़ता ही है। सरदाना जी को लाना चाहूंगा इस पर। सरदाना जी, एक वेलफेयर स्टेट जो होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि जो लोग हैं उनकी देखभाल करें। आपने पेंशन की बात कही, लेकिन
ये भी देखने में आया है कि जो एनपीएस आया है उसका भी विरोध किया जा रहा है, क्योंकि लोगों को लगता है कि जो पेंशन उससे मिलती है वो पर्याप्त नहीं है। आज के ज़माने में किसी को 1,500 किसी को 2,000 रुपये महीने मिलती है, तो वो उससे उसका गुजारा नहीं चल सकता। इसीलिए ओपीएस की बात हो रही कि उसमें पुराने सिस्टम में आप वापस जाइए। देखिए, दो बहुत अलग चीजें हैं, मैं एक एक करके दोनों का जवाब देना चाहूंगा। देखिए, पहली बात तो हमें माननी पड़ेगी कि इस देश में फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है। इस देश में सिर्फ पूरी आबादी का 2% लोग हैं जिनका फ्यूचर प्लान है, और फ्यूचर प्लान जो 2% है उसमें भी 80% वो लोग हैं जो सरकारी कर्मचारी। हम लोगों को ना स्कूल में ना कॉलेजेस में फाइनेंशियल प्लानिंग सिखाई जाती है, ना हम लोग घर में इसकी बात करते हैं। ये एक सामाजिक समस्या है जिसका हमें निवारण करना होगा। अदरवाइज अगर आप देखें कि एनपीएस वर्सेस गवर्नमेंट पॉलिसी, जो गवर्नमेंट स्कीम है, ओल्ड स्कीम है, मैं एक आपको आंकड़ा देता हूं। अगर आप पुराने स्कीम के हिसाब से जाते हैं तो उसमें जो इंक्रीज होता है वो करीब 8-8.25% का होता है जी। अगर आपने एनपीएस या कुछ भी ना करके अगर आपने इंडेक्स फंड में भी पैसा लगाया होता तो वो 14.5% का ग्रोथ है। पिछले 20 साल की मैं बात कर रहा हूं। तो मेरा ये कहना है कि अगर समझदारी होती हम लोगों में कि पैसे को कैसे मैनेज करना है तो ये समस्या नहीं होती। हकीकत ये है कि कभी कभी ये लगता है इस देश में कि लोगों को पैसा कमाना तो आता है लेकिन पैसे को मैनेज कैसे करें ये समझ की बहुत ज्यादा कमी है। उसके ऊपर एक काम करने की जरूरत है। अब रही बात की वेलफेयर की स्कीम की, हम जो बात कर रहे थे जी, वेलफेयर स्कीम के अंदर भी पहली बात तो अगर आप टारगेटेड वेलफेयर दे रहे हैं, नीडी को दे रहे हैं, गरीब आदमी को दे रहे हैं, बात समझ में आती है। लेकिन जो आदमी अफोर्ड कर सकता है आप उसको अगर दे रहे हैं तो ये फ्री बीज है, क्योंकि ये लॉलीपॉप है। तीसरी बात आई कॉर्पोरेट टैक्सेस को लेकर। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट टैक्स था, अगर आप 14 तक देखें, 35, 38, 42% तक कॉर्पोरेट टैक्स था। हम इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि दुनिया में भारत अकेला देश नहीं है। जब आप कॉर्पोरेट की बात करते हैं, इन्वेस्टर्स को लाने की बात करते हैं, जॉब क्रिएशन की बात करते हैं, तो आपको प्राइवेट कैपिटल चाहिए जी। अगर मैं अमेरिका में, यूरोप में, सिंगापुर में बैठा हूं तो मैं ये देखता हूं चाइना में कैपिटल का जो टैक्स है वो 25% है, भारत में 35% है, तो मैं भारत में क्यों इन्वेस्ट करूंगा जी। इसीलिए जब आपने कॉर्पोरेट टैक्सेस घटाए उस समय आप दुनिया में जो कॉर्पोरेट टैक्स है आप उसके एट पार आए। आपने कोई एहसान नहीं किया, आप इसलिए एट पार आए क्योंकि आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं रहा था। एज ए बिजनेसमैन मैं भी हाई टैक्स एरिया में काम नहीं करूंगा। उदाहरण मैं आपको हिंदुस्तान का देता हूं। पंजाब में सबसे ज्यादा गेहूं पैदा होता है, लेकिन पंजाब में कोई व्हीट कंपनी इन्वेस्ट नहीं करती। क्यों? मंडी। सादाना जी माफी चाहता हूं, मेरे पास समय की कमी है, थोड़ा आपको रोकना होगा। इसी में आखिरी में जाता हूं कि आप जो जवाब देना चाहती है, लेकिन समय इतना ही है मेरे पास। इस बहस को हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन सवाल यही बनता है कि जो टाइम बम की बात कही है, एसबीआई ने सरकार को चेतावनी दी है कि मुफ्त घोषणाएं टाइम बम की तरह है। क्या कल्याणकारी योजनाओं से अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है? आपसे हम ये सवाल पूछ रहे हैं। अपनी राय हमें आप जरूर भेजें। आपके पास 3 विकल्प हैं। ए चूज करेंगे तो हाँ, बी पर नहीं, और सी में नहीं कह सकते। फिलहाल सच की पड़ताल में वक्त एक ब्रेक का। आज सच की पड़ताल में हमने आपसे पूछा था कि एसबीआई ने सरकार को चेतावनी दी है कि क्या मुफ्त घोषणाएं टाइम बम की तरह है? क्या कल्याणकारी योजनाओं से अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है? इसका जवाब आप लोगों की ओर से आया है। 68% लोग मानते हैं कि हाँ, यानी इनसे अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। 28% की राय है कि नहीं, यानी अर्थव्यवस्था कमजोर नहीं हो रही है, जबकि 4% लोगों की कोई राय इसे लेकर नहीं है। तो सच की पड़ताल में इतना ही। नमस्कार।